0803237 ये रोल नंबर है वो जिसने यूपीएससी 2021 में एक इतिहास रच दिया। आप सोचिए ये रोल नंबर पाने के लिए कितने लोगों ने मेहनत की थी, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है, एक ही विद्यार्थी था जिसने इस पर आप सोचिए मोहर लगाई, और उस मोहर ऐसी लगाई कि अब वो इतिहास में दर्ज हो गई है। इस वक्त हमारे साथ यूपीएससी 2021 की टॉपर श्रुति हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। वो यूपीएससी के लिए जो कहा जाता है कि जाकर यूपीएससी की तैयारी कर ले, अगर तू मुझे 2 करंट अफेयर गिना सकता है, तो आप सोचिए इन्होंने तो पूरी यूपीएससी की परीक्षा टॉप ही कर ली है। तो वो सारी ज्ञान भरी बातें आज टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों से इस वक्त साझा करेंगी श्रुति। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहली वो क्या चीज थी जब वो रैंक 1 लिखा हुआ देखा, क्या दिमाग में आया? कुछ दिमाग में नहीं आया था। पिछले 2 दिन से सिर्फ यही सोच रही थी कि काश लिस्ट में नाम दिख जाए कहीं पर। तो पहले सोचा था ऊपर से देखूंगी, नीचे से देखूंगी, पर वो नौबत नहीं आई, पहला ही दिख गया। तो काफ़ी डिसबिलीफ था। 2-3 बार ये रोल नंबर भी चेक किया कि यही वो रोल नंबर है क्या। फिर मम्मी पापा को बताया था, तो बहुत खुशी थी। एक साथ यही फीलिंग थी। तो उस तैयारी को लेकर अगर समझें कि तैयारी हो चुकी थी, एग्जाम हो चुका था, इंटरव्यू भी हो गया था, सब कुछ हो चुका था, बस वो रिजल्ट का इंतजार था, तो क्या दिमाग में था कि हाँ कहीं तो 1 लिखा होगा, सिंगल डिजिट होगी, डबल डिजिट होगी? इतना मैं होपफुल थी कि शायद टॉप 100 में आ जाए, तो फिर से एग्जाम ना देना पड़े। अगला वाला जो भी प्रीलिम्स आ रहा था उसकी पढ़ाई कम से कम रुक जाए, तो यही एम था। बट पहली रैंक की तो नहीं थी उम्मीद। अब हम बहुत सारा देख चुके हैं, हम लगातार हम देखते हैं जिस तरीके से बहुत सी सीरीज भी आई हैं, वेब सीरीज। तैयारी करते हुए लोग दिखते हैं, कुछ एक टेंशन का होता है, कोई कहीं कर रहा है, कोई मटेरियल के लिए भागता है, कोई कुछ करता है। वो सारी मेहनत तो होती है, लेकिन उसके अलावा वो एक की तो होगी सक्सेस की, वो क्या थी? क्योंकि सबको यही होता है, बहुत सालों से कोई भी टॉपर उससे उसकी सक्सेस की एक की पूछी जाती है। वो आपकी की क्या थी? आई थिंक वही हर साल पूछी जाती है, पर वो एक मिलती नहीं है कहीं पर। वो खुद ही खोजने पर मिल पाती है शायद। तो हर किसी के लिए अलग अलग कीज काम करती हैं। तो शायद मेरे को जो काम की वो मेंस के मेरी जो थोड़ी प्रेपरेशन थी, आई थिंक प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग और रिविजन, आई थिंक वो जो बेसिक बोरिंग कीज होती हैं वही कई बार काम कर जाती हैं। तो वही कंसिस्टेंसी, स्ट्रैटेजी बनाकर चलना, लिमिटेड कोर्स मटेरियल रखना और रिविजन और प्रैक्टिस, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि स्केड्यूल की बात होती है कि घंटों पढ़ना पड़ता है, आप ज्यादा ब्रेक ले रहे हो, ये ले रहे हो, ये बहुत सी चीजें, सब जिससे मिलो वो सब कुछ नई चीजें बता के जाते हैं। आपको भी बेशक बताई होंगी, लेकिन क्या मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आप समझाना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि घंटे गिनने से नहीं होता है कुछ। और हर किसी का जो पढ़ने का तरीका होता है बहुत अलग होता है। कुछ लोग बहुत घंटे लगातार बैठ पाते हैं। तो मैं, ऐसा भी नहीं था कि मैं लगातार बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कि सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ ही रहे हो। मुझे ब्रेक्स चाहिए होते थे, और मैं लेकिन जब पढ़ती थी तो अच्छे से पढ़ती थी। तो खुद की जो टारगेट्स रखते हैं कंटेंट बेस्ड आई थिंक रखने चाहिए, रादर देन घंटे बेस्ड। और ब्रेक्स भी आपको अच्छे से लेने चाहिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होनी चाहिए। एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम नहीं करती, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी ये भी चीज होती है कि कोई अलग जाके एक कमरे में पढ़ता है, फैमिली के साथ रह रहा है, तो यार कैसे कंसंट्रेट करेगा, कुछ चीजें होती हैं। वो वाली चीजों से कैसे आपने किया था? क्या चीज असल में काम है? मैं वैसे घर पर भी पढ़ती थी। घर पर ऊपर मेरा एक रूम था, तो नीचे जब लोग आते जाते थे तो नहीं पता चलता था, थोड़ा अलग था वो रूम। लेकिन साथ साथ में मैं एक यहाँ पर लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में भी कई बार आपको हेल्प करता है पढ़ना, तो वो चेंज करता था। अगर एक हफ्ते कई बार होता था एक रूम में बैठे बैठे थक जाते थे, तो मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगती थी। तो वो चेंज ऑफ स्पेस भी कई बार ज़रूरी होता है। तो जब कुछ साल पहले अगर हम जाएं, जिस तरीके से आपने तैयारी करने से पहले किस तरह से दिमाग में आया था कि ना यही करना है? स्टीवेंस की बात करें, जेएनयू की बात करें, तो उस टाइम भी चलता रहता था दिमाग में कि हाँ वो एक एम है, वो फोकस है? आई थिंक 11th-12th में तो मैंने आर्ट्स ली थी क्योंकि मुझे पसंद था सोशल साइंसेस। फिर मुझे हिस्ट्री पसंद था, तो मैंने हिस्ट्री आगे पढ़ा। हिस्ट्री में शायद मेरा मन था कि मैं एकेडमिक्स में भी आगे जाऊँ, किसी तरह से सोशल सर्विस या उस एरिया में जाने का डेफिनेटली मन था। पर आईएएस का क्लियर कट एम मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय ग्रेजुएशन मैंने सोचा कि हाँ इसमें अब एक्चुअली करना है। तो बैक ऑफ द माइंड तो कहीं ना कहीं था, पर मेनली आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत कम बात होती है, वो मेंटल हेल्थ आपको हमेशा बना के रखनी होती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन दौरान में आपने पूरे साल में 12-15 महीने जो हम पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके दौरान में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, उनके बीच में वो मेंटल हेल्थ को कैसे संभाल के रखे, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है और उसको शायद जगह भी नहीं मिलती है। उसको समझा जाए तो कैसे समझे? हाँ, ये बहुत एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वैकेंसीज हर साल बहुत कम होती हैं, कंपटीशन बहुत
बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि कितनी भी मेहनत करे कि हर कोई सिलेक्ट हो जाए। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और मैंने देखा है लोगों को इससे स्ट्रगल करते हुए यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें और वो एक इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंकफुली मेरे पास वो था कि मेरे पास आसपास फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, तो जब वो डाउन फेजेस आते थे तो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई होता था। कई बार होता है अटेम्प्ट्स आप लोगों के ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद काफ़ी एक डीमोटिवेशन और एक सेल्फ डाउट और सेल्फ वर्थ काफ़ी कम हो जाती है लोगों की। तो इस समय पर एज अ सोसाइटी, एज फ्रेंड्स, हमें वो बाहर से समझनी चाहिए चीज़ें कि यूपीएससी इज़ नॉट ओनली अबाउट द ग्लिटर एंड द हाई रैंक्स बट इट्स ऑल्सो अबाउट लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, और वो एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो अब आप आगे बिल्कुल, अब तो रैंक 1 के बाद तो हम भी आपको लगातार याद रखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ट्रैक करेंगे आपको बिल्कुल। हम बहुत से पुराने टॉपर्स को भी पूरा अच्छे से जानते समझते हैं। तो अभी फिलहाल अब आगे के दिन की क्या मतलब आपने क्या सोच रखा है? क्योंकि बहुत बार होता था कि आज ब्रेकफास्ट का टाइम ये है, आज ये है, लेकिन अब फिलहाल कुछ दिन कैसे करने वाले? अभी नो प्लान्स वाला रहने वाला है। होपफुली ये थोड़े दिन तक, मतलब मैं एक्चुअली थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, पढ़ने से थोड़ा दूर हटना चाहती हूँ, तो कहीं फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, शायद कहीं घूमने जाने का मन होगा मेरा। तो जब तक ट्रेनिंग नहीं शुरू होती है यही प्लान रहेगा। बिल्कुल। बाकी किस तरीके से, क्योंकि बहुत से चीज़ों के नाम आते हैं कि दिल्ली में रहकर यार कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है, इतना शोर है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस की चीज़ें हैं। तो स्टीवेंस के टाइम की बात, जेएनयू की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान, क्योंकि उस दौरान बहुत कुछ होता था जेएनयू में, जेएनयू आई थिंक उस टाइम पे हॉटस्पॉट था। तो कैसे आपने कि हाँ यार कंसंट्रेट मेरे फोकस पे करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं, किसी को कहीं इंक्लाइंड होते हैं, कोई पॉलिटिक्स की तरफ इंक्लाइंड होता है, जेएनयू की भी हम बात करते हैं। तो आपने उस टाइम पे अपने आप को कैसे फोकस रखा? हाँ, काफ़ी चीज़ें होती रही है जामिया में भी और इधर जेएनयू में भी उस समय पर। तो कि अप टू डेट तो रहती थी मैं सारी चीज़ों से, ऐसा तो नहीं है, पर एट द सेम टाइम मेरा फोकस, क्योंकि मैंने ये एम रख रखा था, तो प्रिपरेशन भी हमेशा ही रहता था। तो उसको बैलेंस करना कई बार मुश्किल हो जाता था। कोविड पैंडेमिक का भी स्ट्रगल्स आए हैं, बट आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में कंसिस्टेंसी और फोकस रहता है। तो क्योंकि शायद मैं वो कर पाई इसलिए लॉन्ग टर्म में। मतलब कि आसपास की चीजें शायद वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाई, जो आपने सोच रहा था का फोकस, आई थिंक वहां पर वो कैसे बने रहे आप वो? अब वो कैसे तो नहीं, पर ये कि मतलब एम मेरा मेरे सामने वो था और मुझे पता था कि अगर मैं इसमें करती रहूँगी, अगर थोड़ा फोकस लूज हो गया तो शायद, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस रहता है कि आप एक टाइम पर थोड़ा स्लिप अप करके थोड़ा कैचअप करना मुश्किल हो जाता है। तो उनको साथ में रखते हुए भी मैं अपना पढ़ाई पर ध्यान देती थी। आखिरी सवाल मेरा, यूपीएससी के बहुत से इस वक्त, इस बार मतलब आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो जो विद्यार्थी बहुत से अलग अलग एग्जाम्स भी देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जब पहली बार आपका रिजल्ट आया होगा तब भी आपको जैसा फील हुआ था, उसके बाद लेकिन आप एक बार एक तरीके से कहा जाए तो गिरकर फिर उठकर खड़े हुए, वो बाकी लोगों के लिए एक मैसेज अगर आप? हाँ, आई थिंक हमें अगर जो भी इस एग्ज़ाम को दे रहा है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे रहा है, तो उसको याद रखना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है और एक इनर सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए। आई थिंक तभी एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल जर्नी होती है और जब तक वो इनर सेंस ऑफ मोटिवेशन नहीं होता आप सस्टेन नहीं कर पाते हो। तो उसी को याद रखना चाहिए। अगर आपका एम है तो आपके जैसे कहीं आप चूकते हो तो उन लूप होल्स को फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इमोशनल सपोर्ट की भी आई थिंक उस समय ज़रूरत रहती है, तो अपने आसपास पॉजिटिव माइंडेड लोगों को रखना चाहिए। ये नहीं कि पीपल हु पुल यू डाउन। एक अच्छा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इस पूरी जर्नी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है।